हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर की बात करें तो सेल की हिस्ट्री के बारे में हमने स्टडी की थी। सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था कि कैसे कोशिका की खोज की। तो हमने पढ़ लिया था कि मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की थी। और आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम ये जानेंगे कि कोशिका का जो इतिहास रह गया था, मतलब जब मृत कोशिका की खोज हो चुकी थी तो जीवित कोशिका कब आई, ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका किस में खोजी गई, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, कोशिका का इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा था। ये हम पढ़ चुके थे कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की? मृत। कौन सी कोशिका की? मृत। अब ध्यान देना, 1674 में जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक 1674 में जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और इसने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी जलीय जीवों में, जलीय जीवों के शुक्राणु में। किसमें की थी? जलीय जीवों के शुक्राणु। पानी में पाए जाने वाले जीव थे, उनका जो शुक्राणु आता है ना, जो नर युग्मक होता है, जो जनन के काम में आता है, तो उस शुक्राणु के अंदर कोशिका की खोज की थी किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। और कब की बात है? 1674। कब की बात है? 1674। तो ये आपको स्पेशली दो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की। मृत कोशिका की खोज किसमें हुई? कॉर्क में की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, जलीय जीवों के स्पर्म या शुक्राणु में की थी, और 1674 में की थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना, और वो टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। देखो, अब ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोशिका सिद्धांत। पहले मैं आपको समझा दूं कि कोशिका सिद्धांत में हम पढ़ क्या आने वाले हैं, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कोशिका सिद्धांत में कोशिका के बारे में सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में कोशिका के बारे में ये बताया गया है कि कोशिका किस प्रकार एक सजीव की फंडामेंटल यूनिट है, किस प्रकार एक सजीव की मूलभूत इकाई है। या कोशिका के बारे में ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार कोशिका एक सजीव के संपूर्ण प्रक्रम को पूरा करती है, या कोशिका में और कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी जानकारी आपको किससे मिलने वाली है? कोशिका सिद्धांत। तो ध्यान देना, कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 और 39 में। देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम तो था थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, और एक था मिथियास स्लाइडेन। ये लो, ये दो साइंटिस्ट है, एक तो थियोडोर स्वान और एक मिथियास स्लाइडेन। ओके, इन दोनों ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की नींव रखी, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का कंसेप्ट क्लियर किया। लेकिन इनके कोशिका सिद्धांत में 1845 में दो वैज्ञानिक, एक का नाम तो था रुडोल्फ विर्चोव, और एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल नेगेली। देखो, कोशिका सिद्धांत तो दिया था स्वान और स्लाइडेन ने 1838 और 39 के अंदर, लेकिन इनके कोशिका सिद्धांत में कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा किया, उन कमियों को
मतलब ऐसे मान सकते हैं उनमें जितनी भी मिस्टेक थी उनको सुधारा किसने? रुडोल्फ विर्चो और कार्ल नेगेलिन, और अपनी तरफ से एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। कब? 1845। देखो ध्यान देना, ये दोनों क्या बोलते हैं कोशिका सिद्धांत के लिए? तो कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर डिटेल से समझेंगे। दूसरी बात, सजीवों की सभी क्रियाएं कोशिका में पूर्ण होती है। सजीवों की सभी क्रियाएं कोशिका में पूर्ण होती है। नंबर 3, पूर्ववर्ती कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। नंबर 4, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में गुणसूत्र यानी कि डीएनए होता है, जो एक आनुवंशिक पदार्थ। ये लो, ये था कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या था? ये दोनों रुडोल्फ विर्चो और कार्ल नेगेली क्या बोल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब सजीवों के बारे में, कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल राइट है कि जितने भी सजीव हैं इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं, उनकी फंडामेंटल यूनिट या उनके निर्माण की प्रथम इकाई क्या होती है? कोशिका। इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता या कोई में इसकी कोई दोहराई नहीं है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये पॉइंट गलत है। ये हम भली बातें डेफिनेटली जानते हैं कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सजीवों की सभी क्रियाएं कोशिका में पूर्ण होती है। देखो कैसे, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले क्या है? कोशिका। और कोशिका, जब बहुत सारी कोशिका एक जगह मिल जाती है तो क्या बन जाता है? उत्तक। और बहुत सारे उत्तक जब मिल जाते हैं तो अंग, और बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो शरीर। तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया चलती है, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, कंकाल तंत्र, बहुत सारी एक्टिविटी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो क्रिया चल रही है शरीर के अंदर चल रही है। और आप ढंग से देखोगे ना तो वो क्रियाएं शरीर के किस में चल रही है? अंगों में चल रही है। जैसे पाचन तंत्र आहार नाल में चल रहा है, उत्सर्जन किडनी के अंदर चल रहा है। और अगर और भी आप ढंग से देखोगे तो उस अंग के उत्तकों में वो क्रिया हो रही है, उस अंग के उत्तकों के अंदर। जैसे पाचन मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, आहार नाल में होता है, तो मुंह से लेकर गुदा द्वार तक एक ही अंग थोड़ी है, बहुत सारे अंग है। तो अंग तंत्र बन गया ना। ठीक है, उन अंगों के अंदर ये प्रक्रिया, और वो अंग किससे बने होते हैं? उत्तक से। और वो उत्तक किससे बने होते हैं? कोशिका से। कुल मिला के बात कहाँ पर आके अटक जाती है? कोशिका से। कोशिका ही नहीं होती तो उत्तक नहीं होता, उत्तक नहीं होता तो अंग नहीं होता, फिर शरीर नहीं होता। तो शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं एक्चुअल तरीके से देखा जाए तो किस में कंप्लीट होती है? कोशिका के अंदर। कौन सी क्रियाएं? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सभी क्रियाएं। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या हो चुके हैं? क्लियर। पॉइंट नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका से हुआ है। देखो कैसे, ये तो सीधी सी बात है कि नई कोशिकाएं किससे बनी है? पुरानी कोशिका से। मान लो ये एक कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है। अब हमारी बॉडी में क्या होता रहता है? कोशिका विभाजन होता रहता है। मतलब एक कोशिका से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे। तो एक कोशिका ने अपने आप को विभाजित किया और कितनी कोशिका बन गई? 2। अब ये जो कोशिका है ना, ये भी अपने आप में एक एक है, ये भी अपने आप को क्या करेगी? विभाजित। और ये भी कितनी बन गई? 2।
तो बताओ एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? 4। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? 4। अब कोशिका ऐसे बनती है, मान लो हमारे चोट लग जाती है, घाव पड़ जाता है, तो धीरे धीरे वो घाव भरता है कि नहीं भरता? तो वो घाव क्यों कैसे भर रहा है? वो घाव इसलिए भर रहा है क्योंकि कोशिकाएं क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, कोशिकाएं वृद्धि कर रही है, संख्या बढ़ा रही है और धीरे धीरे घाव भरता जा रहा है, तो ऐसे विभाजन होता जा रहा है। तो एक कोशिका से 4 बनेगी, 4 से तो 16 बनेगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। तो ये जो 4 कोशिका बनी ना, ये आप कह सकते हो सर ये नई कोशिकाएं हैं। ये कैसी कोशिकाएं हैं? नई। और ये कौन सी कोशिका थी? पुरानी। तो पुरानी से कौन सी कोशिका बनी? नई। पुरानी से कौन सी कोशिका बनी? नई कोशिका से। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या ओल्ड सेल से हुआ है। और ये बात बताने वाला कौन था? रुडोल्फ विर्चो। फाइनली लास्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। देखो ये क्या है? कोशिका। और इसके बीचों बीच में ये क्या है? केंद्रक। क्या ये? केंद्रक। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्रक में गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है। अगर मैं इस केंद्र को थोड़ा सा जूम करूं, इसको बड़ा करूं, तो इस केंद्रक में एक ऐसे धागे जैसे संरचना पाई जाती है। ऐसी केंद्रक में धागे जैसी संरचना, इस धागे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं हम? डीएनए बोल दो या गुणसूत्र बोल दो। कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं हम? डीएनए। ठीक है। और ये डीएनए क्या करता है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। और जहां पर आनुवंशिक पदार्थ आ जाता है ना, तो आनुवंशिक का मतलब ही ये होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, मतलब माता पिता से संतान में जाना। तो माता पिता के लक्षण किस में जाते रहते हैं? संतान में। तो वो जो आनुवंशिक लक्षण है ना, वो कोशिका में कहां पर पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के जो आनुवंशिक पदार्थ है वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस में जाते रहते हैं? संतान में। माता पिता से संतान में, संतान से उनकी संतान में, उनकी संतान से उनकी संतान, ऐसे पीढ़ियां चलती रहती हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट था। कोशिका के मध्य केंद्रक पाया जाता है जिसमें गुणसूत्र या डीएनए होता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता रहता है। ये 4 पॉइंट दिए थे इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत के। एक चीज और पढ़ना में यहाँ पर देखो, क्या नोट डाल के पढ़ा रहा हूं, और वो ये है कि ये जितने भी साइंटिस्ट है, स्वान स्लाइडेन है, रुडोल्फ विर्चो, कार्ल नेगेलियर, इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में वायरस का जिक्र नहीं किया। मतलब अपने कोशिका सिद्धांत में इन्होंने वायरस को शामिल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वायरस ना तो सजीव है और वायरस ना ही निर्जीव है। देखो, ना ही सजीव और ना ही निर्जीव। वायरस ना तो सजीव है, वायरस ना निर्जीव है। फिर आप बोलोगे सर है क्या? दुनिया में 2 ही तो चीज होती है, या तो सजीव या निर्जीव। वायरस ऐसा नहीं है, वायरस दोनों के बीच का है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। आप बोलोगे कैसे? तो सुनो ध्यान से। वायरस कहाँ पाया जाता है? वायरस हवा में भी हो सकता है, वायरस पानी में भी हो सकता है, वायरस मिट्टी में भी हो सकता है, आग में भी हो सकता है। तो जब तक वायरस बाहर है, कहाँ पर? किसी सजीव के बाहर, मतलब किसी निर्जीव वस्तुओं पर पड़ा है। जब तक वायरस बाहर है तब तक निर्जीव है। जब तक वायरस कहाँ पर है? बाहर, तब तक क्या है? निर्जीव। और जब वायरस किसी सजीव कोशिका में घुस गया, मान लो किसी मानव में घुस गया, किसी जानवर में घुस गया, या किसी पेड़ में घुस गया, तो पेड़, मानव, जानवर, ये सब तो सजीव हैं। जब वायरस किसी सजीव के अंदर घुस जाता है तो वायरस क्या करता है? उस सजीव के शरीर के साथ पोषण लेता रहता है, और पोषण ले लेकर अपनी वृद्धि करता है, अपना जनन करता है, और वायरस की संख्या बढ़ती जाती है। तो अगर वायरस बाहर है तब तक तो निर्जीव है, और अगर वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वायरस
उस सजीव कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करके क्या बन जाता है, सजीव बन जाता है और अपनी वृद्धि करता रहता है। जैसे क्वेश्चन आया ना कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, तो आप यही आंसर दोगे कि सर वायरस जब तक बाहर होता है, हवा, वायु, पानी, तब तक तो वायरस निर्जीव है, क्योंकि वहां पर वायरस अपनी वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उचित माध्यम नहीं मिलता। और जब वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब वायरस को उपयुक्त पोषक तत्व मिलने लग जाते हैं, जिससे वृद्धि करके अपनी संख्या बढ़ाता है और वो क्या बन जाता है, सजीव बन जाता है। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था कोशिका सिद्धांत, कोशिका का इतिहास, कोशिका सिद्धांत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के प्रकार। ठीक है, देखो कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। अब ध्यान देना, देखो वैसे तो कोशिका के प्रकार हम कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो तरीके से कोशिका के टाइप पढ़ने हैं, एक तो संख्या के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। तो संख्या के आधार पर तो वे जीव या तो एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय, और उत्पत्ति के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले कोशिका के प्रकार हम पढ़ेंगे। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर देखो, संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो एक कोशिकीय और एक हो गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। संख्या के आधार पर आप क्या पढ़ रहे हो, कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले एक कोशिकीय। एक कोशिका का मतलब वे जीव जिनका शरीर केवल मात्र एक कोशिका से बना हुआ है ना। एक का मतलब एक, कोशिका का मतलब कोशिका। वे जीव या वे सजीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। और बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है अनेक। बहु का मतलब अनेक। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है? एक कोशिका मत बता देना, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है। और अगर एक से ज्यादा बना होता है तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय। अब सुनो, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, एक कोशिकीय। जैसे मान लो अमीबा का डायग्राम बनाए, ये अमीबा है, ये एक कोशिका अपने आप में, और ये इसका केंद्रक। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ऐसे जीव हैं जिनका शरीर ही एक कोशिका है, केवल मात्र एक कोशिका। अब आप सोच सकते हो, इनकी शरीर की एक कोशिका के अंदर इनकी सारी क्रिया चलती है।
इसी में ही पाचन हो रहा है, इसी में उत्सर्जन हो रहा है, इसी में परिसंचरण हो रहा है, इसी में शोषण हो रहा है, सारा काम इसे एक कोशिका में हो रहा है। और बहुकोशिकीय तो हम भी किसके उदाहरण है? बहुकोशिकीय। यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर लगभग सभी जीवधारी, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर ये मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें कि कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से क्या बनता है? अंग, और अंग से क्या बनता है? शरीर। तो हमारे पास तो एक स्पेसिफिक बॉडी है, हमारे पास तो एक हमारा विशिष्ट शरीर है। ऐसे नहीं इनकी तरह एक ही कोशिका है, हमारे पास तो पूरा शरीर है, पूरा शरीर। इनके पास तो बिचारों के पास एक ही कोशिका है, हमारे पास कोशिका से उत्तक बने, फिर अंग बने, फिर शरीर बने। इनकी सारी क्रिया एक ही कोशिका में चलती है। हमारी हर क्रिया के लिए एक अलग से अंग तंत्र बना हुआ है। पाचन के लिए आहार नाल बनी हुई है, उत्सर्जन के लिए किडनियां हैं, श्वसन के लिए फेफड़े हैं, ठीक है, परिसंचरण के लिए रक्त है या हार्ट है, कंकाल के लिए हड्डियां हैं। हमारे पास हर सिस्टम की एक अलग स्पेसिफिक यूनिट है। इनके पास ऐसा नहीं है। इनकी लगभग अप्रोक्सली ऑल एक्टिविटीज अवेलेबल इन सिंगल सेल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम कैसे हैं? मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय। तो ये तो कोशिका का प्रकार था, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।